पहले पहलगाम हमले की सच हुई भविष्यवाणी, फिर ऑपरेशन सिंदूर की बात भी निकली सच। क्या 2029 में मोदी को मिलेगा इसका फायदा? क्या चौथी बार प्रधानमंत्री मोदी संभालेंगे कमान? क्या कहती है आचार्य सलील की भविष्यवाणी? देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और आज हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य सलील कुमार जी। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार। वैसे तो हर कोई आपसे परिचित है, लेकिन आज के स्टूडियो में अपने दर्शकों को ये ज़रूर बता दूं कि आचार्य सलील जी ने ही पहलगाम में जो कुछ भी हुआ उसकी भविष्यवाणी एक सांकेतिक तौर पे इन्होंने बता दिया था कि किस प्रकार से 21 अप्रैल के बाद कुछ बड़ा होगा बॉर्डर पे। तो उन्होंने इस तरह की घटना बता दी थी। उन्होंने राहु काल में या फिर राहु शनि की युति और शनि का वक्री होना, आने वाला समय देश को क्या कुछ दिखा सकता है, किस तरह की अप्रिय घटनाएं हमारे घर खुद के देश में घटेंगी और इसका क्या अंजाम पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को भुगतना पड़ सकता है, इसको लेकर इन्होंने बहुत सारी वीडियोस बनाई जो वायरल भी हुई और लोगों तक पहुंची भी। और आज इसी के चलते हर कोई यही जानना चाहता है कि अब आगे क्या। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब जो एक जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से आ रही है और जो युद्ध की स्थिति दो देशों के बीच में उत्पन्न हो चुकी है, भारत पाकिस्तान के बीच में, लेकिन इसका भविष्य क्या कहता है? सर, आज मैं आपसे यही जानना चाहूँगी, लेकिन सबसे पहले मैं भी जानना चाहती हूँ ब्रीफली कि किस प्रकार से आपको ये समय से पहले अंदेशा हो गया था कि ऐसा कुछ होने वाला है? ये सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से, और मैं अक्सर बोलता रहा हूँ कि मैं अपने सभी गुरुओं को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने एक अच्छी वैदिक ज्योतिष हम लोग को सिखाई है, और भारत जो है वैदिक ज्योतिष की जननी रहा है। तो यदि हम ज्योतिष पे अच्छा रिसर्च करते रहें तो आने वाली घटनाओं के बारे में हम लोग को पता लग जाता है। बस ज्योतिषी को बायस्ड नहीं होना चाहिए, निष्पक्ष कैलकुलेशन करके और उसको अपने अनुभव के आधार पर बताना चाहिए। तो मेदिनी ज्योतिष बोलते हैं जिसमें हम देश की भविष्यवाणियां करते हैं, और चाहे वो किसी वर्ल्ड में कोई भी कंट्री हो, सबकी अपनी कुंडली होती है जिससे में उसकी आजादी मिली हुई है। तो हमारी आजादी हम लोग मनाते हैं 15 अगस्त को, और पाकिस्तान की आजादी 14 अगस्त की है। और तो जो देश की कुंडली होती है और जो ग्रहों का गोचर चेंज होता है उसको एक ज्योतिषी जो होता है बराबर देखता रहता है। उसका ज्योतिषी का काम होता है कि सुबह उठ के एक बार पंचांग देख ले कि पंचांग में आज ग्रहों की क्या स्थिति है, चंद्रमा कहाँ पे है, बाकी कौन से ग्रह परिवर्तन कर रहे हैं। ये हर ज्योतिषी का फर्ज होता है, ये गुरुओं ने हम लोग को भी सिखाया। तो मेदिनी ज्योतिष में क्या होता है कि जाहिर है कि अब जैसे इंडिया और पाकिस्तान का पिछले 78 सालों से प्रॉब्लम चल रही है, तो फोकस में रहता है कि ग्रह कहाँ पे प्रॉब्लम ले जाएंगे। तो मैं पाकिस्तान पे पिछले 4 सालों से बहुत डीपली स्टडी कर रहा था, और वहाँ के कई लोगों ने मुझसे एडवाइस भी ली थी, और मैं बहुत फेयर एडवाइस देता हूँ, मतलब कि आप लोग गलत हो और आप लोग को सुधरना चाहिए, मतलब इस प्रकार की बातें रहती है। वीडियो में मेरे वीडियोस ऑलरेडी पड़े हुए हैं चैनल पे। तो इत्तेफाक से मेरे पास वर्तमान में जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी कुंडली मेरे पास आई। उस कुंडली में मुझे उतनी प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही थी, लेकिन जो उनके आर्मी चीफ हैं उनकी जब कुंडली मेरे पास आई तो मैंने कहा कि ये इनकी जो महत्वाकांक्षा है, देखिए 1966 की पैदाइश है और 2027 में ये रिटायर हो रहे हैं। तो इनकी जो महत्वाकांक्षा है, जो ग्रहों के जो कॉम्बिनेशन है इनकी कुंडली में, वो साफ दिख रहा था कि ये सत्ता पलट की तरफ जा रहे हैं। और तब मैंने मुंडेन एस्ट्रोलॉजी को लगा के देखा तो 29 मार्च को शनि का राशि परिवर्तन हो रहा था और 21 अप्रैल को शनि और राहु का मिलाप हो रहा था। जब ये दो ग्रह मिलते हैं आपस में, दोनों मेलिफिक हैं, तो आप ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं बवंडर करेंगे। और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को जब देखते हैं तो वो एग्जैक्ट बॉर्डर लाइन आ रही थी जहां पे अक्सर प्रॉब्लम होती रही है। लेकिन अभी वर्तमान सरकार ने जितना अच्छा काम किया है कश्मीर को लेके, उससे लग रहा था कि स्थितियां सामान्य हो रही है, लेकिन ग्रहों की अपनी कैलकुलेशन होती है और ग्रह बता रहे थे कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम होने जा रही है। बहुत से मुद्दे निकल के आए कि सिक्योरिटी फॉल्ट था, ये फॉल्ट था, मैं उस सब में नहीं जाऊंगा। एस्ट्रोलॉजी पे जाके बताऊंगा कि ग्रह जिस ढंग से मिल रहे थे पर्टिकुलर उस लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में, तो वहां पे 22 तारीख को जिस तरीके से 26 लोगों को मारा गया, ये ग्रह साफ बता रहे थे
और जैसे लोग कहते हैं कि हमारे देश में भी बहुत विभिन्न प्रकार के लोग हैं, अपनी अपनी बातें रखते हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि लोगों से उनका जाति और धर्म पूछ के उनको मारा गया। ये एस्ट्रोलॉजिकली नजर आ रही है। जैसे एक डॉक्टर होता है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो अल्ट्रासाउंड करता है, सीटी स्कैन करता है, फिर बाद में बीमारी को डायग्नोसिस करता है कि तुमको ये बीमारी है, ये सर्जरी होगी, ये दवाई होगी। एस्ट्रोलॉजर का यही काम होता है कि वो पहले उसको देखता है कि ग्रह ग्रह का नेचर क्या है, ग्रह क्या बोलने जा रहा है। हमारी बॉडी जो होती है वो 27 नक्षत्रों में बटी होती है, 108 चरण में। हमारी बॉडी के हिस्सों में हर नक्षत्रों का प्रयोग होता है। क्रिया योगी बताता है, क्रिया योग के थ्रू हम लोग बीमारी आइडेंटिफाई करते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं। कभी अगले वीडियो में कहीं बताऊंगा आपको कि हम अपनी बीमारियों को अपने आप कैसे ठीक कर सकते हैं। तो जब हमने उस चीज को देखा, नजर में आया, तो मैंने सबसे पहले जो इनके आर्मी चीफ है मिस्टर मुनीर, उनकी कुंडली को देखा। और जब कुंडली में देखा तो मैंने कहा इनकी जो महत्वाकांक्षा है वो जागृत हो गई। और आप देखिएगा कि उन्होंने एक स्पिरिचुअल स्पीच दी थी और जिसको उन्होंने भड़काया था। स्पिरिचुअल स्पीच देने के लिए कुंडली में 5वां और 9वां घर का कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। उनकी कुंडली में ये कनेक्ट हुआ और राहु मंगल जो होता है वो फायर कराता है। तो ये हुआ, 26 लोग इसमें मारे गए। इसमें आर्मी चीफ का पूरा हाथ है, उसमें उन्होंने मरवाया। और मरवाने के बाद जो ये अटैक हुआ, देखिए पाकिस्तान ने पहले अटैक किया है, बाद में भारत ने। भाई जाहिर है हम भी तो अपनी रक्षा करेंगे। हमारे यहाँ जो हथियार रखे हुए हैं कोई दिवाली में फोड़ने के लिए थोड़ी रखे हुए, वो भी तो हम भी तो करेंगे। तो तब जाके पाकिस्तान के ऊपर इंडियन आर्मी ने एक्शन लिया। सवाल ये है कि ये एक्शन हुआ क्यों? तो उसमें एस्ट्रोलॉजर के हिसाब से मैं बताऊंगा कि 2 चीजें थी, ग्रहों का गोचर और जिस प्रकार से अभी ग्रहण पड़े थे। इसके बाद जो एनुअल चार्ट है पाकिस्तान का वो साफ बता रहा है। मैंने अक्सर पाकिस्तान के बारे में बोला है कि 2027 तक आपका टाइम बहुत खराब है, बहुत खराब है आपका टाइम। आप लोगों को भूखों मरने की नौबत पड़ जाएगी, भिखारी बन जाओगे, इससे ज्यादा और क्या बोलूंगा मैं। और वो चीजें बिल्कुल वही कंडीशन में जा रही हैं। तो इसके पीछे जो पूरा हाथ था वो तो नेचुरली गवर्नमेंट का तो नाम आएगा ही, लेकिन जो आर्मी चीफ है उनकी महत्वाकांक्षा थी, उसके कारण हमारे लोग शहीद हुए, हमारे लोग बॉर्डर में लाइन में मर भी रहे हैं काफी। आपने पूछा ये कब तक चलेगा, जी। बहुत लोगों ने मुझसे जानना चाहा है। तो देखिए, जिस समय ऑपरेशन सिंदूर हुआ, एक समय वो कुंडली और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो कल की कुंडली थी, दोनों को हम यदि मिला दें तो आप ये मान के चलिए कि 17 मई तक स्थितियां जो होंगी वो बहुत आउट ऑफ कंट्रोल रहेंगी, मतलब वॉर की स्थिति रहेगी 17 मई तक, जो खिंच के जून तक जा सकती है। मैं मान के चलता हूँ मई एंड तक ये सेटल्ड हो जाना चाहिए, क्योंकि हमें, और मैंने अपने वीडियो में बोला भी है कि हमें अपने बॉर्डर की जितनी समस्याएं हैं उनको सितंबर एंड तक सुलझाना है, जिससे हम अगले 6 साल के लिए एक अच्छी बेहतरीन जीवन जिए, हमारे जो युवा बच्चे हैं वो लाइफ में अपना कुछ कर सके। तो एस्ट्रोलॉजर, एज एस्ट्रोलॉजर मैं ये बोलूंगा कि ये जो 19 मई तक का टाइम है ये थोड़ा क्रिटिकल है और ये पूरी वॉर की स्थिति रहेगी। यदि ये 19 मई क्रॉस हो गया तो ये बड़ी भयानक स्थिति में जाएगा। और आपको ध्यान होगा कि मैंने बहुत पहले कहा था, आप ही के चैनल में बोला था कभी, कि वर्ल्ड वॉर 3 का जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर होगा जी। ये मेरी बहुत पुरानी प्रेडिक्शन है। और हमारे गुरुओं ने भी बोला था कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे। मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरे गुरुओं ने बोला है। तो वो स्थितियां बनती हुई जा रही हैं। आपको ध्यान होगा कि जब यूक्रेन वॉर हुआ था तो मैंने बताया था कि यूक्रेन वॉर कल से शुरू होने वाला है और एग्जैक्टली उसी टाइम हुआ। तो यूक्रेन वॉर को मैं वर्ल्ड वॉर में नहीं काउंट करता, लेकिन वर्ल्ड वॉर जो काउंट होगी वो यहां से होगी। यदि ये 19 मई या अधिक से अधिक 30 मई तक सेटल नहीं हुआ तो स्थिति बड़ी खराब हो जाएगी जी। जो हम वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ेंगे। और इसीलिए ट्रंप पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसको कैसे सेटल किया जाए। और अब हम भी, मतलब ये देखिए कि गवर्नमेंट के साथ है, गवर्नमेंट जो एक्शन ले रही है वो बिल्कुल सही ले रही है, क्योंकि हम पे थोपा गया है। और पिछले 75 सालों से और खासतौर से 1988 के बाद जो इस देश की स्थिति हुई, जिस तरीके से कश्मीरी ब्राह्मण भगाए गए वहां पे, जो वहां के जो हालात हैं, जो भी सरकारें वहां की दोषी रही होंगी, मैं समझता हूं कि उन सबको सेटल करने का टाइम आ गया है।
और वर्तमान की जो सरकार है, मैं समझता हूँ ये सरकार इसको सेटल कर सकती है साम दाम दंड भेद से। जी बिल्कुल सर, देखिए आपकी यही डीपली एस्ट्रोलॉजी को जिस तरह से आप करते हैं उसके आधार पर जो आपकी प्रिडिक्शन होती है बहुत एक्यूरेट जाती है, चाहे हम पहलगाम में जो हुआ उसको लेकर हुआ और जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसकी भी आपने प्रेडिक्शन की थी कि ऐसा कुछ होगा। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि पीएम मोदी को लेकर भी आपने बहुत ब्रीफली एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस बहुत सारी की हैं और आपकी जो फैन फॉलोइंग है वो भी ह्यूज है और लोगों ने आपसे हमेशा पूछा है कि पीएम मोदी कब तक कुर्सी पर बने रहेंगे। तो आज मैं भी जानना चाहती हूँ कि इन हालातों के बीच में एक धड़ वो भी है जो ये भी सोच रहा है कि भाई इस जंग के बीच में वो अपनी कुर्सी छोड़ देंगे, या फिर अगर जंग होती भी है भारत पाकिस्तान के बीच में तो चौथी बार वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। तो क्या इन अफवाहों में आपको कोई सच्चाई नजर आती है सर? देखिए, मैं पहले भी दो चीजें आपको पॉजिटिव बताऊंगा। मैं सिर्फ अपने गुरुओं को क्रेडिट देता हूँ, खुद मुझे कोई शौक नहीं है। पीएम मोदी के लिए जब वो सीएम थे, मैं पिछले 25 साल से उनकी कुंडलियां देख रहा हूं, तब मैंने इनको बोला था कि ये आदमी भारत का प्राइम मिनिस्टर बनेगा जी। और 2014 में ये प्राइम मिनिस्टर बनेगा। तो वो उनका जो राजयोग था वो उनका फलीभूत हुआ, 2014 में बने। 2019 में जब उन्हीं के पार्टी के लोग बोल रहे थे कि इस बार हमारी 150 सीटें नहीं आएंगी, तो मैंने कहा था 300 सीटें आएंगी। तो तब पुलवामा का अटैक नहीं हुआ था और मोदी जी 303 सीट लेके प्रधानमंत्री बने। जी। 2024 में मैं अकेला आदमी था जिसने बोला था कि 240 से ऊपर नहीं जाएंगे। 240 का राउंड फिगर था, 240 सीटें हैं। देखिए, ये ज्योतिष है, मैं किसी के पक्ष या विपक्ष में नहीं बोलता हूँ। और मैं सोचता हूँ कि सरकार को भी इसका सम्मान करना चाहिए, इस विद्या को प्रमोट करना चाहिए जो पूर्व प्रधानमंत्री माननीय चंद्रशेखर जी करते थे। वो एटलीस्ट कम से कम ज्योतिषियों की संगोष्ठी बुला के बातें करते थे, समझने की कोशिश करते थे। तो अब ये चीजें हो गई। अब मोदी जी की कुंडली में क्या है कि जो दशा अंतर्दशा चल रही है, जो ट्रांजिट हो, जैसे अब ये घटना हो गई यहाँ पे, तो वो कुंडली, इनकी कुंडली के हिसाब से लगता है कि ये अब रिटायरमेंट की तरफ जाके एक नई भूमिका में आएंगे। तो काफी लोगों ने इसको एतराज किया कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। मैंने कहा नहीं, देखिए जीवन में जो क्या होता है, हर चीज जो होती है फिक्स होती है। मेरे कहने से कुछ नहीं होता है, कुंडली वो बताती है, मैं बोल देता हूँ। किसी और का राजयोग उठ रहा होगा, किसी और को प्रधानमंत्री बनना होगा, जिसका राजयोग भली होगा मोदी जी उसको सौंपेंगे और अपनी नई जिम्मेदारी में चल जाएंगे। इसमें कोई बुराई नहीं है। आप समझ रहे ना, इंदिरा गांधी मरी थी तब सोचा था कि कौन प्रधानमंत्री हो रहा है। राजीव गांधी ने कभी नहीं सोचा था कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे और वो प्रधानमंत्री बने। राजीव गांधी हटाए गए तो कभी वीपी सिंह ने नहीं सोचा था कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे। चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने। जितना आप लिस्ट उठा के देखिए, ये एक अप्रत्याशित घटनाएं हुई हैं और लोगों का वो होता है। अभी लेटेस्ट मैं आपको घटना बताता हूँ। ट्रंप के बारे में मेरी बहुत खूबसूरत प्रेडिक्शन थी कि ये दोबारा जीत के आ रहे हैं। अभी ट्रंप जो कर रहे हैं, मैं अमेरिका में ही था, पूरे इलेक्शन को मैंने बड़ी क्लोजली देखा और सब लोग कह रहे थे ट्रंप हार रहा है, ट्रंप नहीं जीतेगा। इवन भारत में जो एक्सपर्ट लोग हैं वो भी नहीं मान रहे थे। मैंने उनकी कैलकुलेशन करके बोला था कि वुडन एनर्जी आपको सपोर्ट करेगी और आप प्राइम प्रेसिडेंट बनेंगे, और वो बने। तो ये बेसिकली ज्योतिष एक ऐसी विद्या है, यदि आप उसको सही कैलकुलेशन करते हैं तो उससे अच्छी प्रेडिक्शंस निकल के आती है। और ये सब गुरु ज्ञान का होता है, इसमें कोई व्यक्ति का विशेष का कुछ नहीं होता है। तो प्रेडिक्शंस है, मेहनत है। मैं सभी आपके चैनल से माध्यम से सभी ज्योतिषियों को बोलता हूँ कि वो खूब पढ़ाई करें, खूब रिसर्च करें। हम लोगों ने जीवन के 40-45 साल लगाए हैं स्टडी में, और आज भी बोलते हैं कि जो कुछ भी सीखा है गुरु से सीखा है, बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता है। और वो समय एक टाइम था कि हम लोग बैठ के रिसर्च करते थे। आजकल क्या हो गया है कि 2 किताबें पढ़ के गुरु सब एस्ट्रोलॉजर बन जाते हैं। एस्ट्रोलॉजी वो नहीं है। एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी विद्या है जिसमें जैसे आप कुएं में जाते हैं पानी लेने के लिए, आपको यदि मोती चाहिए तो जो गोता लगाने वाला जब समुद्र में जाता है तो यदि 100 गोते लगाता है 10-10 किलोमीटर नीचे, तब एक मोती मिलता है। ऐसे भविष्यवाणियां होती हैं। जितना आप रिसर्च करेंगे उतनी निकल के आएंगी। और मैं सभी ज्योतिषियों से बोलूंगा आपके माध्यम से कि वो अपने आप पे क्रेडिट ना लें, ये सब गुरुओं का ज्ञान है। एक अच्छा गुरु जो होता है, जो ज्ञान देकर चला आता है, आप उसको स्प्रेड कीजिए, उसको और आगे बढ़ाइए, बताइए। तो ये वंडरफुल प्रेडिक्शंस थी। और ये 22 तारीख को जो हुआ मुझे पता था, मैंने इसके बारे में फरवरी में बता दिया था कि 21
अप्रैल को जो स्थिति बन रही है 22 को कुछ ना कुछ होगा। तो यदि इस चीज को संज्ञान ले लेते, अब देखिए कई आईपीएस ऑफिसर मेरे दोस्त हैं, उन्होंने बोला कि उन्होंने अपने अपने स्टेट में संभाला हुआ था, कि हम बोले लेकिन कश्मीर में मेरा कोई इतना पकड़ नहीं था, जान पहचान नहीं था, तो मैं उतना नहीं कर पाया। लेकिन जहां जहां लोग इस मेरे बातों को सुनते हैं, समझते हैं, तो वो उसको अपने ध्यान में रखते हैं कि क्या होने जा रहा है। तो ये एक जमाने में राजा लोग होते थे, उनके ज्योतिषी होते थे। मैंने आपको बताया कि ट्रम्प अमेरिका के राष्ट्रपति जो है, वो कोई भी राष्ट्रपति हो, वो एक बार पूछ लेता है कि क्या क्या भविष्यवाणी हो रही है, इंडियन एस्ट्रोलॉजर्स क्या बोल रहे हैं। तो ये मैं सभी गुरुओं को प्रणाम करता हूँ, अपने ऋषि मुनियों की विद्या है ये। और ऋषि मुनियों की विद्या में यदि और रिसर्च हो, नया काम हो, तो अच्छा रहता है, आदमी अलर्ट हो जाता है। क्योंकि जिनके लोग मरे होंगे वो 26 लोग, कई लड़कियां बेचारी विधवा हो गई जिनकी एक एक हफ्ते की शादी थी, है ना, क्या बीतती है। और समाज जो है हमारा, हमें समाज के लिए भी बहुत चेंज की जरूरत है। एक बात आप लोग को और बताना चाहूंगा कि अमेरिका में आजकल एस्ट्रोलॉजी पे काफी काम चल रहा है। जी। और पिछले मैंने देखा है कि 6-7 प्रेसिडेंट जो हुए हैं अमेरिका के, उन्होंने भारत के एस्ट्रोलॉजर्स पे काफी बिलीव किया है और उन्होंने अपने पास ही रखा है। रोनाल्ड रीगन थे तो व्हाइट हाउस में एस्ट्रोलॉजर उनके साथ रहता था। और बहुत से अमेरिकन जो हैं वो इंडिया में आके एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, योगा कर रहे हैं, और हरिद्वार ऋषिकेश में 10-10 साल रहते हैं और फिर अमेरिका चले जाते हैं। काफी काम कर रहे हैं वो लोग भी। जी। तो मैं चाहता हूँ कि भारत में भी ये काम होना चाहिए, खासतौर से ये हमारे देश की विद्या है, वैदिक विद्या है। और इससे क्या होता है कि सरकार को काफी हेल्प मिल जाती है। और मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ कि मैं अभी कल परसों में 2 दिन पंजाब में ही था और जालंधर में, और पूरे उसी एरिया में घूम के आया हूँ, और एक दहशत का माहौल मैंने देखा। लेकिन फिर भी एक बताना चाहूंगा कि लोगों में जोश है, वो कहते हैं कि इस बार जो कुछ भी होना है एक बार हो जाए। जी। तो ये तो एक मेरी मन की भावना थी। लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली स्थिति जो है ग्रहों के हिसाब से, मैं समझता हूँ कि पहली डेट मैंने दी है 19 मई, इसके बाद मई एंड तक इसको सेटल्ड हो जाना चाहिए। नहीं तो ये बहुत ही भयानक स्थिति में जाएगा, जो कोई भी नहीं चाहेगा कि बहुत ज्यादा अलग, क्योंकि इसमें इकोनॉमी खराब हो जाती है। और वैसे भी जो बेसिक प्रॉब्लम है, बच्चों के पास नौकरियां नहीं है, जॉब की प्रॉब्लम है, बहुत सी समस्याएं हैं। और पाकिस्तान का खुद भी क्या है, वो भीख मांग के अपना काम कर रहे हैं, तो कब तक करेंगे, वो वाली बात है। सर मैं आपसे तो ये जानना तो- चाहती हूँ, मुझे याद है कि पूर्वी पाकिस्तान को अलग करके इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश बनाया, उसके बाद उन्हें आयरन लेडी कहा जाने लगा। लेकिन क्या आयरन लेडी के बाद हमें आयरन मैन देखने को मिलेगा पीएम मोदी में? ये मौका है मोदी जी के सामने कि वो अपने आप को आयरन मैन प्रूफ बना ले, वो जिससे आगे आने वाले वक्त में उनको आयरन मैन बोला जाए। बिल्कुल सही सवाल किया आपने, और मेरा आंसर यही है। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि जवाहरलाल नेहरू से एक गलती हो गई थी, जो हालांकि वो महात्मा गांधी के उस समय डेथ हो गई उनकी। नहीं तो आप सोचिए कि लाहौर से एक रोड जाती है यदि ढाका तक, तो पूरे देश, पूरे सीने से निकल जाता, भारत के सीने से एक रोड बनती, क्या स्थिति होती हो। तो ये किसी तरह बच गया। यदि गांधी जी होते तो ये रोड बन जाती, गांधी जी चले गए तो ये रोड नहीं बन पाई। तो हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए उस समय की गवर्नमेंटों को, इंदिरा गांधी ने जिस ढंग से, जिस सफाई से बांग्लादेश को अलग किया था, वो अपने आप में एक मिरेकल था, इसलिए उनको आयरन लेडी बोला गया। और वो लेडी, जितना मैंने उनको पढ़ा है, जितना रिसर्च किया है, उनकी कुंडली पे काम किया है, वो सचमुच बहुत बहादुर महिला थी। और अब मोदी जी को एक बहादुर पुरुष का यदि आयरन मैन बनना है, तो वो उनके सामने एक बहुत अच्छा मौका है। बाकी उनका रिटायरमेंट होना, बीजेपी में 75 साल की आयु है, वो अपनी जगह है, वो उसमें नहीं आएंगे। अभी वर्तमान में ही इज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और उनके सामने एक मौका है कि वो इसको प्रूफ कर दें और आयरन मैन बन के दिखाएं, और भारत को एक नई दिशा में ले जाए। मतलब मैं हमेशा बार बार बोलता हूँ, 140 करोड़ की पॉपुलेशन है और बहुत सी चीजें हैं जो आगे चल के हम लोग को बड़ी प्रॉब्लम जाएंगी। यूथ के पास काम नहीं है, ये सब देखना है कि इन सब समस्याओं से कैसे निपटा जाए। और ऊपर से ये वॉर आ गया है, तो वॉर आने से इकोनॉमी तो खराब होती है, लेकिन अभी देश हित में वो बहुत जरूरी है, क्योंकि कैंसर को काटने का समय आ गया। और कैंसर को जब तक आप नहीं काटोगे, आप भोगते रहोगे। तो ये कैंसर जो है, ये थोपा गया है पाकिस्तान के द्वारा। हम लोगों ने कभी भी वो नहीं किया, क्योंकि हमारी जो हिंदुत्व की जो शैली रही है,
वो वसुधैव कुटुंबकम की रही है, और हम लोग कभी भी अपने हाथ से किसी का नुकसान नहीं करते हैं। अति हो जाएगी। भाई भगवत गीता को पढ़िए ना कि भाई भाई लड़ने को तैयार नहीं थे, लेकिन एक कृष्ण ने आके जिस तरीके से इस मामले को सुलझाया, युद्ध के अलावा कुछ था नहीं। यदि वो युद्ध होना होगा तो फिर होगा, देखा जाएगा। पर अभी बिल्कुल सर। एस्ट्रोलॉजिकली ये पीरियड रहेगा। ये पीरियड है आपके कैलकुलेशन में, क्या चाइना वॉर भी नजर आ रहा है? चाइना में आएगा तो वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगा। तो चाइना कभी भी अभी नहीं आएगा, क्योंकि चाइना का एक बेसिक जो इकोनॉमी है वो इंडिया पे डिपेंडेंट है। और कोविड के टाइम पे चाइना ने जो पैसा कमाया है भारत से, वो बहुत बहुत, उसका नंबर मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, बहुत पैसा कमाया है। तो चाइना कभी नहीं चाहेगा कि उसका एक बिजनेस पार्टनर उससे अलग हो जाए। जी हालांकि चाइना पे आप उतना ट्रस्ट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ यदि चाइना आया तो फिर वर्ल्ड वॉर 3। और वो मैं आपको पीरियड बांटा हुआ है मैंने, मई एंड तक देखना है हमको। यदि वो जून तक गया तो फिर वो WW3 में कन्वर्ट होगा, लेकिन अभी मैं वहां पे नहीं जा रहा हूँ। इसको यहीं पे क्लोज करने की बात करें जी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आप तो जून तक, 17 मई के बाद आपने कहा है कि अगर क्रॉस करता है, जून तक पहुंचता है तो एक अलग तस्वीर हमें देखने को मिलेगी। मे बी वो थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकती है। लेकिन जाते जाते आप बार बार कई दफ़ा दावा कर चुके हैं, आपकी प्रिडिक्शन है कि किसी दूसरे का भी राजयोग जागृत हो रहा होगा, क्योंकि ट्रांजिशन पीरियड आएगा। हम सब जानते हैं पीएम मोदी की इस राजनीतिक सफ़र में। लेकिन जो राजयोग जागृत हो रहा है, क्या मैं आपसे जान सकती हूँ वो चेहरा कौन है? देखिए, अभी चूंकि बीजेपी के पास 240 सीटें हैं, मैजिक फिगर से वो 32 सीटें दूर है, तो बीजेपी पूरी तरह डिपेंडेंट होती है अपने एलाइज पे, क्योंकि 272 का मैजिक फिगर नहीं है। तो यदि आप ये मान के चलिए कि अगला यदि जब भी मोदी जी रिटायर होंगे तो किसको दे सकते हैं, तो मैं समझता हूँ कि नंबर 1 में अमित शाह जी हैं, और आपके यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं, वो भी एक दौड़ में रहेंगे। और मैं एक गडकरी जी की भी कुंडली पे काफी रिसर्च करता रहता हूँ, तो वो उस कुंडली में भी काफी अच्छा पैरामीटर्स है। पर ये अभी इसको डिस्कस नहीं करते हैं, आगे जो भी होगा देखा जाएगा। अभी तो ये है कि हाँ, ये बात सही है कि किसी को राजयोग मिलता है, किसी का रिटायरमेंट होता है, किसी को नौकरी मिलती है ना। कभी कभी एक कुर्सी में हम भी बैठा करते थे, वहां एक दूसरा लड़का बैठा हुआ है, तो हम पुराने जमाने को याद करते हैं। तो ये तो वक्त है, ये तो इसमें तो कोई वो नहीं है कि नथिंग इज परमानेंट इन लाइफ। सबको आए हैं, सबको जाना है। कहते हैं ना कि जब आदमी पैदा होता है तो मृत्यु का वारंट उसके साथ ही अटैच कर दिया जाता है कि आए हैं तो जाएंगे, राजा रंग फकीर। तो वही चीज है कि सब चीज परमानेंट नहीं है। पर अभी मोदी जी को ये प्रूव करना है कि वो आयरन मैन है, और मैं सोचता हूँ कि मेरी दिल इच्छा है कि वो अपने आप को स्थापित करें। और उनके बाद दूसरे आयरन मैन एक और हैं, अमित शाह हैं, तीसरे आयरन मैन के रूप में योगी हैं। ये 3 ऐसी पीढ़ी बैठी हुई है जो काफी काम कर सकती है। अपोजिशन में भी 2-3 लोग हैं जिनकी कुंडली में अच्छा राजयोग जागृत हो रहा है। तो देखना है कि वहां से कोई प्राइम मिनिस्टर आगे चल के बनता है। लेकिन ये आगे जो कैलकुलेशन का विषय है, जिसको आगे कभी आके आपके चैनल में बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। लेकिन अभी अपन फोकस करते हैं बॉर्डर लाइन पे कि क्या हो रहा है।